कोका कोला एंड पेप्सी, ये दो कंपनीज इंडिया के कोला मार्केट का लगभग 85% कैप्चर करते हैं। लेकिन अब इस मार्केट में एक और ब्रांड ने अपनी जगह बना ली है, कैंपा कोला। किराना शॉप से आईपीएल एड्स तक मानो हर जगह रिलायंस का कैंपा कोला दिख रहा है। पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है कि अगर आप किसी किराना शॉप पे जाओ और बोलो भैया एक छोटा कोक देना, तो हाई चांसेस हैं कि दुकानदार आपको 10 रुपए का कैंपा कोला पकड़ा देगा। और इसी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की वजह से आज कैंपा कोला ने बहुत फास्ट मार्केट कैप्चर कर लिया है। बट क्या ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है? दोस्तों, कोला सेक्टर में अब प्राइस वॉर स्टार्ट हो गए हैं। कोका कोला एंड पेप्सी ने भी 10 रुपीज वाले पैक्स निकाल दिए हैं। सारे ब्रांड सिर्फ एक ही चीज पे लड़ रहे हैं, वो है मार्केट शेयर। ऐसे हाईली कंपेटिटिव मार्केट में कैंपा ने ऑलरेडी ही कुछ स्टेट्स में 10% मार्केट शेयर गेन कर लिया है, वो भी सिर्फ 1.5 ईयर्स में। ये एक बहुत ही अग्रेसिव एंड कमेंडेबल ग्रोथ है। बट क्या ये सस्टेनेबल भी है? क्या वाकई कैंपा कोला एक बड़ा ब्रांड बन पाएगा? दोस्तों, आज के वीडियो में हमने ये सारे क्वेश्चंस एक्सप्लोर किए हैं। वीडियो को हमने 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। पहले हम कैंपा कोला के ग्रोथ स्टोरी एंड कंपेटिटिव एडवांटेजेस को एनालाइज करेंगे। इसमें हम ब्रॉडली 5 स्ट्रैटेजीज समझेंगे जो अभी कैंपा कोला को कोला रेस में बेनिफिट दे रहा है। हम ये भी देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी सस्टेनेबल है या नहीं है। फिर सेकंड सेगमेंट में हम कैंपा कोला के सामने 4 मेजर चैलेंजेस डिस्कस करेंगे। देखेंगे कैसे इस सेक्टर में प्राइस वॉर स्टार्ट हो गए हैं और कैसे ये कैंपा कोला के लिए एक थ्रेट बन सकता है। शुरू करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री ने 2022 में कैंपा कोला को 22 करोड़ में खरीदा था। ये ब्रांड 1977 में प्योर ड्रिंक्स लिमिटेड नाम के एक कंपनी ने बनाया था। ये वही कंपनी है जिसने 1950s में कोका कोला को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। जी हाँ, जब कोका कोला ने 1950s में इंडियन मार्केट एंटर किया, तब प्योर ड्रिंक्स ही कंपनी थी जो इसका बॉटलिंग करती थी। लेकिन फिर 1977 में कोका कोला ने इंडिया मार्केट से एग्जिट ले लिया, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने उनसे उनकी सीक्रेट रेसिपी मांग ली थी। कोका कोला के एग्जिट के बाद मार्केट में एक गैप क्रिएट हो गया और प्योर ड्रिंक्स ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया। उन्होंने अपना ब्रांड कैंपा कोला लॉन्च कर दिया और कैंपा कोला जल्द ही मार्केट लीडर बन गया। आप अपने घर में बड़ों से पूछना, शायद उन्होंने भी इस ब्रांड का नाम पहले सुना होगा। लेकिन 1990s में लिबरलाइजेशन के बाद कोका कोला इंडिया में वापस आ गया और हमने फिर से कोका कोला को अपना लिया। धीरे धीरे लोग कैंपा कोला को भूल गए और 1999 में ब्रांड बंद हो गया। लेकिन फिर रिलायंस ने इस डेड ब्रांड को क्यों खरीदा? देखो, कैंपा कोला एज अ ब्रांड तो बंद हो गया था, लेकिन उनके पास अभी भी कोला कॉन्सेंट्रेट का फॉर्मूला था जो कोका कोला के टेस्ट से बहुत सिमिलर था। और रिलायंस को शायद लगा कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा एसेट बन सकता है। अब सोचो, अगर रिलायंस स्क्रैच से बेवरेज ब्रांड बनाता तो पहले उन्हें ये कॉन्सेंट्रेट फॉर्मूला बनाना पड़ता, जिसमें बहुत आइटरेशंस लग जाते, टाइम भी लग जाता। तो शायद मार्केट को जल्दी कैप्चर करने के लिए रिलायंस ने एक्विजिशन का रूट चुना और एक नॉस्टैल्जिक लेगेसी ब्रांड को दोबारा जिंदा किया। और यही थी उनकी पहली स्ट्रैटेजी, गोइंग द एक्विजिशन रूट एंड नॉट बिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच। बट रिलायंस ने बेवरेज सेक्टर को ही क्यों चुना? एक्सपर्ट्स की माने तो बेवरेज सेक्टर में काफी ग्रोथ पोटेंशियल है। टेक्साई रिसर्च के हिसाब से इंडिया का नॉन अल्कोहलिक बेवरेज सेक्टर अराउंड $15 बिलियन का है एंड इसका 7% CAGR है। एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक ये सेक्टर लगभग $23 बिलियन का हो जाएगा। इंडिया में हमारे कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स का पर कैपिटा कंजम्पशन भी काफी लो है। यूएसए का 120 लीटर्स है और उसके अगेंस्ट हम सिर्फ 7 लीटर्स पर एनम कंज्यूम करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। बट फ्रॉम अ कोला ब्रांड पर्सपेक्टिव इसको दिख रहा है कि अभी मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी है एंड रूम टू ग्रो बहुत हाई है। और अब तो हेल्थ बेवरेजेस का भी डिमांड बढ़ रहा है। रिलायंस ने हेल्थ बेवरेज वाले सेक्टर में भी एंट्री ली है। रस्किक ग्लूको एनर्जी नाम के एक हाइड्रेशन ब्रांड को उन्होंने लॉन्च किया है। अब रिलायंस ने कैंपा कोला ब्रांड तो खरीद लिया, लेकिन कंपनी चलाने के लिए लोग भी तो लगेंगे। कैंपा कोला के लिए रिलायंस ने टी कृष्ण कुमार को अपॉइंट किया है, जो फॉर्मर कोका कोला इंडिया चेयरमैन थे। और यही है उनकी दूसरी स्ट्रैटेजी, ब्रिंगिंग इन डोमेन एक्सपर्ट्स। ऐसे लोगों को ले आओ जिनके पास उस स्पेसिफिक सेगमेंट में काफी एक्सपीरियंस है। और ये एक्सपर्ट्स को हायर करने वाली स्ट्रैटेजी रिलायंस ने पहले भी यूज की है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में जब वो एक्स ICICI बैंक के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव KV कामत को लेकर आ गए। अब रिलायंस के पास कोला ब्रांड और टीम तो रेडी हो गई है, लेकिन जहां ऑलरेडी कोका कोला और पेप्सी डोमिनेट कर रहे हैं, वहां कैंपा कैसे compete करेगा? प्राइसिंग से। ये है उनकी थर्ड स्ट्रैटेजी। रिलायंस का ना ये एक फेवरेट प्लेबुक है।
अक्रॉस सेगमेंट्स हमने देखा है कि रिलायंस हमेशा एक प्राइस वॉर क्रिएट करता है, कस्टमर्स को हुक कर लेता है और कंपटीशन को निकाल देता है, चाहे वो टेलीकॉम हो या ई कॉमर्स स्पेस हो। रिलायंस ने कैंपा कोला के साथ भी ये 10 रुपए के बॉटल्स लॉन्च किए हैं, 200 ml फॉर 10 रुपीज, यानी 5 पैसा पर ml। वहीं दूसरी तरफ कोका कोला और पेप्सी का 250 ml का 20 रुपीज में बिक रहा है बॉटल, यानी 8 पैसा पर ml। तो बेसिकली कैंपा 35% से भी ज़्यादा चीपर है दैन कॉम्पिटिशन। एंड इसी अग्रेसिव प्राइसिंग की वजह से ब्रांड ने टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़ में मार्केट कैप्चर कर लिया है। बट सिर्फ प्रोडक्ट का प्राइस कम करने से काम नहीं बनता, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता भी होना चाहिए। और यहीं आती है कैंपा कोला की फोर्थ स्ट्रैटेजी, जो है नॉस्टैल्जिक एड्स। कैंपा ने एड्स के थ्रू सिर्फ प्रोडक्ट प्रमोट नहीं किया है, ये एड देखो। तो ऊंचा उड़ने की ठान ली है हमने। ऊंचा? अब तो आसमान अपना है। चलो चलो ये आसमां बदल दे, नई धुन नए रास्तों पे चल दे, लाइफ को कोई नया राग तुम सुना। नए इंडिया के नए अरमान, खुलेगा नया आसमान। नए इंडिया का अपना ठंडा। आपने नोटिस किया कि इस एड में डायलॉग्स कितने कम हैं, सिर्फ एक इमोशनल टैगलाइन, नए इंडिया का अपना ठंडा। इसके थ्रू कैंपा ने लोगों से कनेक्ट किया है। ये कमेंट्स देखो, क्लियरली दिखेगा कैसे लोगों ने इस एड से रिलेट किया है। और आपको पता है ये एड लिखा किसने है? प्रसून जोशी ने। वही प्रसून जोशी जिन्होंने ठंडा मतलब कोका कोला वाला आइकॉनिक एड लिखा था। ठंडा मतलब कोका कोला। तब उस एड ने कोका कोला को सबका फेवरेट ब्रांड बना दिया था और अब उनके इस एड ने कैंपा कोला को पॉपुलर बना दिया है। कैंपा ने आईपीएल 2025 के लिए भी 200 करोड़ देके को प्रेजेंटिंग स्पॉन्सरशिप राइट्स ले लिया है। ये राइट्स पहले थम्स अप के पास था। थम्स अप भी कोका कोला का एक ब्रांड है। ये तो हो गया डिमांड साइड। लो प्राइसिंग और एड से कंपनी ने डिमांड तो क्रिएट कर लिया, लेकिन एक मासी बेवरेज प्रोडक्ट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए रिलायंस ने अपने एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को लेवरेज किया और यही है उनकी फिफ्थ स्ट्रैटेजी। रिलायंस रिटेल के पास 19,000 से ज़्यादा रिटेल स्टोर्स हैं, इसलिए वो किसी भी प्रोडक्ट को बहुत फास्ट कंज्यूमर तक पहुंचा देते हैं। पहले रिलायंस ने कैंपा को 3 स्टेट्स में ही लॉन्च किया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात। एक नोवामा रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के टोटल बेवरेज सेल्स का 1/5 अमाउंट इन स्टेट्स में से ही आता है। बट बेवरेजेस मार्केट ना काफ़ी कंपेटिटिव है। यहाँ सिर्फ खुद के स्टोर से काम नहीं बनेगा, लोकल किराना स्टोर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, इन सब के थ्रू भी अपना प्रोडक्ट बेचना होगा। और डिस्ट्रीब्यूटर्स या रिटेलर्स को जिस प्रोडक्ट से हायर मार्जिन मिलेगा वो उसी प्रोडक्ट को आगे पुश करेंगे। लाइफ मिंट के एक आर्टिकल के हिसाब से नॉर्मली बेवरेज डिस्ट्रीब्यूटर्स को 5 to 7% मार्जिन मिलता है और रिटेलर्स को 10 to 15%। एंड क्योंकि इस सेक्टर में यूजुअली प्रोडक्ट प्राइसेस लोअर होते हैं, लोअर साइड पे होते हैं, बेवरेजेस एक वॉल्यूम गेम बन जाता है। शायद इसीलिए अभी कैंपा चैनल पार्टनर्स को भर भर के इंसेंटिव्स दे रहा है। कैंपा के ट्रेडर्स को 7 to 10% मार्जिन मिलते हैं। ये इंडस्ट्री के 5 to 7% मार्जिन से बहुत ज्यादा है। रिटेलर्स को कुछ एरियाज में 25 to 30% मार्जिन भी मिल रहे हैं। और सिर्फ बेवरेजेस ही नहीं, स्नैक सेक्टर में भी रिलायंस की यही स्ट्रैटेजी है। रिलायंस ने एलन ब्यूगल्स और स्नैक टैग को मार्केट में पुश करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज्यादा मार्जिन दिए हैं। हमने इस पे भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इस वीडियो को भी आराम से बाद में चेक कर लेना। अब अगर कैंपा के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में कैंपा ने 400 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और अब फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी 1000 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही है। एंड ये इतनी जल्दी हो पाया क्योंकि उन्होंने एक्विजिशन रूट लिया, प्राइसेस लो रखे, ब्रांडिंग अच्छी की, एड्स अच्छे चलाए, एक्सपीरियंस टीम ऑनबोर्ड की एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स को कंपटीशन से हायर मार्जिन दिए। सुन के ही एकदम अंबानी स्टाइल अग्रेशन लग रहा है। बट आगे क्या ये ग्रोथ सस्टेन होगा? चैलेंजेस क्या है? चलिए नेक्स्ट सेगमेंट में डिटेल में समझते हैं। पहला चैलेंज है ऑफ कोर्स हाई कंपटीशन। अभी तक कैंपा कोला का मेजर एडवांटेज प्राइसिंग है, लेकिन अब ये एडवांटेज नहीं रहा क्योंकि कोका कोला एंड पेप्सी ने भी सेम प्राइस पॉइंट पे पैक्स लॉन्च कर दिए हैं। और ये कोई नए ब्रांड्स नहीं हैं, ये सालों से इंडिया में हैं और इनके पास भी कुछ मेजर मोड्स हैं, एडवांटेजेस हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, अग्रेसिव मार्केटिंग एंड अ लॉट ऑफ कैश।
कोका कोला ने फाइनेंशियल ईयर 24 में एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन पे लगभग 1500 करोड़ स्पेंड किया था। ऑन द अदर हैंड कैंपा का पूरे साल का रेवेन्यू अभी प्रोजेक्टेड है कि 1000 करोड़ हिट करेगा। तो बेसिकली कोका कोला का सिर्फ मार्केटिंग एक्सपेंस ही कैंपा कोला के टोटल रेवेन्यू से ज्यादा है। पेप्सिको इंडिया भी मार्केटिंग पे हर साल लगभग 650 करोड़ खर्च करता है। तो एक बात तो क्लियर है, कोका कोला एंड पेप्सी के पास पैसों की कमी तो नहीं है, उनके मार्केटिंग बजट्स ही कैंपा के रेवेन्यू से ज्यादा है और इसकी वजह से कोका कोला और पेप्सी अपने नए वेरिएंट्स को भी जोर शोर से एडवर्टाइज कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली कोका कोला एंड पेप्सी दोनों ने ही अपने रेगुलर प्राइसेस रिड्यूस नहीं किए, रेगुलर पैक्स के प्राइसेस रिड्यूस नहीं किए, बल्कि एक लोअर प्राइस पॉइंट पे न्यू पैक्स लॉन्च किया है, 10 रुपीज का लो शुगर या नो शुगर पैक। जहां कैंपा मास को केटर करना चाह रहा है, वहीं कोका कोला और पेप्सी ऐसा लग रहा है शायद मास प्रीमियम कैटेगरी पे फोकस कर रहा है। ये मास प्रीमियम कैटेगरी वाले कंज्यूमर्स थोड़े ज्यादा अवेयर एंड वेल ऑफ हैं एंड हेल्थियर ऑल्टरनेटिव पे थोड़ा और स्पेंड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कैंपा के दूसरे चैलेंज पे, जो है सप्लाई शॉर्टेजेस। देखो, कैंपा ने मार्केटिंग करके डिमांड तो क्रिएट कर लिया है, लेकिन उनका प्रोडक्ट अभी हर जगह अवेलेबल नहीं है। कुछ ईस्ट एंड नॉर्थ के स्टेट्स में कैंपा के रिटेलर्स सप्लाई शॉर्टेजेस फेस कर रहे हैं। कस्टमर शॉप पे आके कैंपा मांगते हैं, लेकिन रिटेलर्स के पास सप्लाई ही नहीं होता। लाइफमिंट ने रिसेंटली ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया में कैंपा के डिस्ट्रीब्यूटर से बात की थी। एक डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि उनके पास काफ़ी दूर से लोगों का फ़ोन आता है कि भैया हमें बल्क में कैंपा खरीदना है, हम तुरंत पे कर देंगे, लेकिन डिलीवरी हमें अभी ही चाहिए। लेकिन इन सप्लायर्स के पास माल ही नहीं है। कुछ ट्रेडर्स ने तो कहा कि वो 20 to 45 डेज तक के डिलेस फेस कर रहे हैं। अब आप ही सोचो, हाई मार्जिन्स देने का क्या फायदा अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स के पास प्रोडक्ट ही ना पहुंचे। हमने भी कुछ रिटेलर्स से बात की, उनसे एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट मिला। कोका कोला और पेप्सी के आज के दिन रिटेल शॉप्स पे अपने ब्रांडेड रेफ्रिजरेटर्स हैं। इससे उनकी ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ती है और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी मेंटेन रहती है। एंड ऑब्वियस सी बात है कि वो नहीं चाहेंगे कि कंपटीशन के प्रोडक्ट्स उनके रेफ्रिजरेटर्स में रखे जाएं। शायद इसीलिए कोका कोला और पेप्सी के एजेंट्स अब शॉपकीपर्स को कैंपा के बॉटल्स निकालने बोलते हैं। और अब गर्मी भी आ गई है, तो गर्म कोला कौन पीना चाहेगा। ऐसे में कैंपा के पास खुद के रेफ्रिजरेटर्स ना होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इतने सारे रिटेलर्स को रेफ्रिजरेटर्स देना कंपनी के लिए एक हाई केपेक्स वाला काम हो सकता है। अब फोर्थ एंड फाइनल चैलेंज है लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। देखो, एक हाथ पे तो कैंपा ने मार्केट डिस्टर्ब करने के लिए प्राइसेस गिरा दिए हैं, दूसरे हाथ पे उन्होंने कॉस्ट बढ़ा लिए हैं क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स को मार्जिन ज़्यादा दे दिए हैं। तो ये जो लो प्राइस और हाई कॉस्ट का कॉम्बो है, ये शायद कैंपा के लिए लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल ना हो। और इस स्पेस में ना केपेक्स भी बहुत है। कैंपा ने अभी रिसेंटली असम में एक नया बॉटलिंग प्लांट सेटअप किया है अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। ये प्लांट 6 लाख स्क्वायर फीट का है विद एन इनिशियल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ ओवर 10 करोड़ लीटर्स फॉर कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स। ऑल इन ऑल रिलायंस बेवरेज सेक्टर को लेके ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है। कैंपा कोला उनके लिए एक मास वॉल्यूम गेम है। साथ ही साथ रिलायंस अपना बेवरेज पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई कर रहा है। कंपनी ने 2023 में सोसियो नाम के एक बेवरेज ब्रांड में 50% स्टेक लिया था। अभी फेब 2025 में रिलायंस ने स्पोर्ट्स ड्रिंक मार्केट में भी एंट्री ली है। उन्होंने स्पिनर नाम का एक एनर्जी ड्रिंक लॉन्च किया है, बट उनका सबसे बड़ा बेट अभी कैंपा कोला ही है। कैंपा कोला की इस केस स्टडी से हम कुछ लेसन्स ड्रॉ कर सकते हैं जो एज रिटेल इन्वेस्टर्स हमारे काम आ सकता है। जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन इज किंग। एफएमसीजी सेक्टर में जितना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है उतना ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। और एक बार डिस्ट्रीब्यूशन क्रैक हो जाए तो कंपनी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है। तो अगर आप कोई भी एफएमसीजी कंपनी एनालाइज करो तो उसके प्रोडक्ट के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करना, साथ ही साथ कॉम्पिटिटर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करना। एक और लेसन है कि मास सेगमेंट में मोस्टली प्रोडक्ट्स का डिमांड प्राइस इलास्टिक होता है। मतलब थोड़ा भी प्राइस चेंज हो तो कस्टमर्स तुरंत स्विच कर सकते हैं। जब कैंपा रिलॉन्च हुआ तो लो प्राइसिंग की वजह से लोगों ने कैंपा ट्राई किया और अब पेप्सी एंड कोका कोला के न्यू लॉन्च के बाद लोग शायद फिर से स्विच कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी ऐसा मासी ब्रांड एनालाइज करते हो तो वहां ये एक इनहेरेंट रिस्क होता है, ये आप जरूर ध्यान रखना। तो दोस्तों, ये थी हमारी डिटेल्ड केस स्टडी ऑन कैंपा कोला। फटाफट समराइज करता हूं। 2022 में रिलायंस ने कैंपा कोला को 22 करोड़ में खरीदा और मार्केट में रिलॉन्च किया। उन्होंने एक्विजिशन रूट लिया, प्राइस पॉइंट लो रखा, ब्रांडिंग अच्छी की, एड्स अच्छे चलाए, एक्सपीरियंस टीम ऑनबोर्ड की एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स को कंपटीशन से ज्यादा मार्जिन दिए। लेकिन अब कैंपा के कॉम्पिटिटर्स पेप्सी एंड कोका कोला ने भी 10 रुपीज वाले पैक्स लॉन्च कर दिए हैं और हाई कंपटीशन के साथ साथ कैंपा 3 और बड़े चैलेंजेस भी फेस कर रहा है। सप्लाई शॉर्टेजेस फेस कर रहा है, रेफ्रिजरेटर्स की कमी फेस कर रहा है और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या इन चैलेंजेस को ओवरकम करके कैंपा इंडिया का नंबर 1 कोला ब्रांड बन पाएगा? सोचना इस पे।
एंड अपने व्यूज हमें कमेंट में जरूर बताना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर देना। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और हम ऐसे कौन से और टॉपिक्स पे वीडियो बनाएं, ऐसे और कौन से केस स्टडीज डिटेल में इन डेप्थ कवर करें, आप हमें कमेंट्स में जरूर बता देना। मैं हूं आपका एनालिस्ट शांतनु जैन, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।